नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 अप्रैल 2026 है। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा के बारे में। रिजर्व बैंक हर 2 महीने में देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप जो देश की मौद्रिक नीति है उसकी समीक्षा करता है और इसकी समीक्षा करने के लिए 6 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति है जिसको कहा जाता है मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति की 6, 7, 8 अप्रैल को मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो फैसले हुए उनके बारे में आज रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जानकारी दी है। तो ये पश्चिम एशिया में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के दौरान 8 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली मौद्रिक समीक्षा की आज घोषणा की है। और ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम पर सहमति बनी है। अमेरिका और ईरान के बीच, अमेरिका इजराइल दोनों की ईरान के साथ लड़ाई चल रही है पिछले 40 दिन से, और 40 दिन के बाद आज जो है 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हुआ है। और इन 2 सप्ताह के दौरान आगे जो पक्का समझौता है उस पर बात होगी। 2 हफ्ते तक फिलहाल कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ऐसी एक सहमति बनी है। तो इस लड़ाई के कारण कच्चे तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और भारत कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर आयात करता है। तो इसकी वजह से जो है हमारा डॉलर के मुकाबले रुपए के दाम भी काफ़ी गिरे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसमें थोड़ा स्थायित्व आया है। 94 रुपये प्रति डॉलर तक गिरने के बाद थोड़ा सा 92-93 के बीच में ये बना हुआ है। और शेयर बाज़ार पर भी इसका असर देखा गया है, तमाम वित्तीय बाज़ारों पर असर देखा गया है। हालांकि आज जो घोषणा हुई है 2 सप्ताह के युद्ध विराम की, तो इससे एक नई उम्मीद जगी है कि लड़ाई बंद हो जाएगी, समझौता हो जाएगा और शेयर बाज़ार में उछाल आया है और निवेशकों को इसका लाभ मिला है। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि आज जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई उसमें क्या हुआ। तो मौद्रिक नीति समिति ने एक मत से ये फैसला किया कि जो रेपो दर है, मुख्य दर जो होती है, उसको 5.25% पर बरकरार रखा जाएगा। हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि रेपो दर ये ब्याज दरों का जो पूरा ढांचा है उसकी आधार दर है। इस रेट पर रिजर्व बैंक तमाम जो बैंक हैं उनको फौरी तौर पर एक रात के लिए, एक दिन के लिए पैसा देता है। तो उस पैसे पर जो ब्याज लेता है उसको कहते हैं रेपो दर। तो वो 5.25% बनी रहेगी। दिसंबर के बाद ये इसी रेट पर है। और जो मौद्रिक नीति का रुख है वो भी तटस्थ रखा है। महंगाई, ग्रोथ रेट दोनों के मामले में रिजर्व बैंक अपना जो है किसी की तरफ झुकाव नहीं रखेगा कि महंगाई पर ज़्यादा जोर दे रहा है या आर्थिक वृद्धि पर ज़्यादा जोर दे रहा है। दोनों के बैलेंस रहेगा। तो रेपो दर को यथावत रखने का मतलब हुआ कि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। हालांकि जो उद्योग संगठन हैं और जो विशेषज्ञ हैं वित्तीय क्षेत्र के, उनका ये कहना है कि दिसंबर 2025 तक, फरवरी से और दिसंबर 2025 तक रिजर्व बैंक ने रेपो दर में जो 1.25% की कटौती की थी, जिसके बाद ये 5.25 पाया, उसका पूरा प्रभाव तो अभी तक बाजार पर देखा नहीं गया है। सारे बैंकों ने पूरा लाभ जो है अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया है। तो वो पहले काम पूरा होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हाँ भाई रिजर्व बैंक ने रेपो दर में जो कटौती की है वो उसका लाभ जनता तक पहुंचा कि नहीं, हाउसिंग लोन की दरें कम हुई कि नहीं, पर्सनल लोन की दरें कम हुई कि नहीं, जो वाहनों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए लोन दिया जाता है उसकी क्या दर है। तो ये देखने की बात है। मौद्रिक नीति समिति ने ताज़ा हालत को ध्यान में रखते हुए
रेपो दर में किसी तरह की कटौती करने का फैसला नहीं किया। ये दूसरा अवसर है, फरवरी में भी और अब अप्रैल में भी कोई कटौती नहीं हुई है। और वहीं समिति ने चालू वित्त वर्ष के लिए अब नया वित्त वर्ष 26-27 जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% ये रखा है कि इस साल ग्रोथ रेट 6.9% रहेगी, तमाम हालतों को ध्यान में रखते हुए। वहाँ पश्चिम एशिया में लड़ाई हुई है, क्या हालात हैं उसको भी ध्यान में रखते तब भी कहा है कि 6.9% ये ग्रोथ रहेगी। और खुदरा महंगाई कितनी रहेगी? 4.6%। पहले ये बोला गया था पिछली फरवरी की समीक्षा में कि अगले वित्त वर्ष में महंगाई का औसत, पूरे साल का औसत जो है 4.2% रहेगा, लेकिन अब ये नए जो हालात है उसमें बोला कि 4.6% रहेगा औसत, पूरे साल का औसत, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही सबका मिला के 4.6 रहेगा। तो ये आंकड़ा रिजर्व बैंक के 4% का जो संतोषजनक स्तर है उससे ऊपर है। हालांकि जो ज़्यादा से ज़्यादा 6% वाला है उससे तो काफ़ी नीचे है। तो सभी 6 सदस्य जो है उनकी आम सहमति से ये फैसले लिए गए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू तौर पर मजबूत बनी हुई है, लेकिन विश्व बाजार में जो कच्चे तेल के दाम हैं, ऊर्जा उत्पाद हैं, फर्टिलाइजर हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ने की वजह से देश में महंगाई का जो आंकड़ा है उस पर दबाव बनने का जो है परिदृश्य दिखता है। आगे हो सकता है ऐसा, जैसा कि बताया गया कि 4.6% रहेगी महंगाई। तो विदेशों से आने वाले सामान और उसकी बीमा लागत, फ्रेट बीमा लागत, ये सब तमाम बढ़ने की वजह से जो ग्रोथ रेट है उसकी जो गति है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा व्यवधान भी बन सकता है। हालांकि जो सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन है वो अच्छा बना हुआ है। जीएसटी में जो सुधार किया गया है, सरलीकरण किया गया है, उसका अनुकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर है। और बैंकों के, फाइनेंशियल सेक्टर के और कंपनियों की जो बैलेंस शीट है, उनका जो खाते हैं, लेन देन खाते, कमाई के खाते, वो मजबूत बने हुए हैं। तो इससे आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिलता है। मतलब फॉरेन जो मामला है वहाँ प्रॉब्लम है और घरेलू जो मामला है वहाँ मजबूत स्थिति है, लेकिन क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं होगा। इनपुट कॉस्ट है, कच्चा तेल का, एनर्जी का जो महंगाई है, कहीं ना कहीं उसका जो असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो ग्रोथ रेट को थोड़ा कम हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। ये थोड़ा बहुत चीज़ें जो है देखने को मिल सकती है। जहाँ तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, ओवरऑल सकल जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है उसमें मजबूत वृद्धि बनी हुई है। ये बड़ी बात है कि तमाम जो पश्चिम एशिया में लड़ाई चल रही है, आना जाना उसमें समस्या बनी हुई है, उसके बावजूद भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो मजबूत है। सकल कुल मिलाकर ओवरऑल अच्छा है। लेकिन शुद्ध एफडीआई की बात करें, निवल यानी कितना फॉरेन एक्सचेंज हमने खर्च किया और कितना आया, उसमें भी थोड़ा सुधार है। नए एफडीआई प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट जो है, कोई भी नया प्रोजेक्ट जिसमें एफडीआई विदेश से का जो प्रोजेक्ट लगेगा उसके लिए भारत जो है लगातार आकर्षक स्थान बना हुआ है। एफडीआई उसी में आ रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट जो है, नए प्रोजेक्ट जो लगेंगे बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी वर्ग में, शेयर बाजार में जो शेयर बेचे जा रहे हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी के कारण 2025-26 में 16 अरब 50 लाख डॉलर, 50 करोड़ डॉलर की निकासी, 16.5 अरब डॉलर निकाले गए 25-26 में, पिछला वित्त वर्ष। और चालू वित्त वर्ष में 6 अप्रैल तक 5.4 अरब डॉलर के शेयर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बेचे हैं। वहीं विदेशी वाणिज्यिक उधारी, जो कंपनियां विदेशों से कर्ज लेती हैं, सस्ता मिलता है, और प्रवासी भारतीय जो पैसा देश में भेजते हैं, उसका जो है 2024-25 के मुकाबले कुछ नरम है, कमी आई है थोड़ी उसमें। 3 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार भारत का
विदेशी मुद्रा भंडार 697.1 अरब डॉलर पर है, अभी भी काफ़ी मजबूत है, जो कि 11 महीने का अगर इंपोर्ट हम करेंगे तो 11 महीने का हमारा इंपोर्ट हो सकता है। बृहद आर्थिक कारकों की मजबूती के बावजूद 2025-26 में भारतीय रुपया पिछले साल के औसत से ज़्यादा गिरा है। लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि रुपया गिरा है, इसके बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी विनिमय दर की जो नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हमारा जो हस्तक्षेप होगा वो तभी होगा जब कोई एक्सेस प्रवाह होगा, और उतार चढ़ाव को सुगम बनाने के लिए विघटनकारी अस्थिरता जो होगी उसको कम करने के लिए हम हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन तब हमारा रुपए का कोई खास स्तर बनाने या किसी दायरे में रखने का ऐसा हमारा कोई लक्ष्य न पहले कभी था और न अब रहेगा। हस्तक्षेप किया जाएगा लेकिन तब जब बाजार बिगाड़ने वाली बात होगी कोई, तब हम ये करेंगे, लेकिन हमारा कोई स्तर नहीं होगा। हमारी दीर्घकालीन नीति यही रही है कि विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है और रिजर्व बैंक इसको लेकर प्रतिबद्ध है। कुछ दूसरे उपाय भी किए हैं। कारोबार सुगमता को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों के निदेशक मंडल के समय के सदुपयोग को बेहतर बनाने के लिए रिजर्व बैंक सभी मौजूदा अनुदेशों की व्यापक समीक्षा करेगा और उसके उपरांत उन्हें संशोधित एवं युक्ति संगत बनाएगा। इसके लिए जो ड्राफ्ट है वो भी जारी कर दिया गया। देर रात हम देख रहे हैं कि वो ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। 9000 नियामकीय निर्देश हैं रिजर्व बैंक के, 238 मास्टर निर्देशों में उनको समेकित किया गया है। इसी प्रकार जो सुपरवाइजरी जितने भी निर्देश हैं उनका भी समेकन का अभ्यास पूरा कर लिया गया है, उसके बारे में भी आगे कदम उठाया जाएगा। कारोबार सुगमता की बात हो रही है। तीसरा, एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम है, कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए उनकी व्यापार संबंधी जो प्राप्तियां हैं उसके एवज में रियायती प्रणाली, यानी छोटे उद्योग होते हैं उनको उन्होंने कहीं माल भेजा, उसका पैसा भी आना है, तो उस आने वाले पैसे के लिहाज से उनको पैसा दिया जा सकता है। इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम, यानी उनका पैसा जब तक आता है तब तक उनको लिक्विडिटी दे दी जाए, जितना उनका आना है उससे कुछ कम पैसा उपलब्ध करा दिया ताकि आगे वो अपना काम चलाते रहें। तो इसमें जो उनकी समुचित जांच परख होती है उसको समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए भी मसौदा ड्राफ्ट वो जारी कर दिया गया कि क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंकों को CRAR की गणना में त्रैमासिक लाभ को शामिल करने हेतु NPA प्रावधान संबंधी शर्त को हटाने का भी प्रावधान है। तो ये उनके काम को आसान बनाने के तमाम कदम भी इस मौद्रिक नीति समीक्षा में शामिल किए गए हैं और उनके लिए MSME के लिए बैंकों के निदेशक मंडल में कैसे ज़्यादा काम हो उसमें ये तमाम बदलाव के बारे में ड्राफ्ट जारी किए जा रहे हैं। उस पर जो भी संबद्ध पक्ष है उनके विचार मांगे जा रहे हैं और उसके बाद उनको फाइनल रूप दे दिया जाएगा। मुद्रा बाजार के विकास में मियादी मुद्रा बाजार के विकास के लिए हमने बाजार खंड में गैर बैंक संस्थाओं की कुछ अतिरिक्त श्रेणियों को अनुमति देने का विचार किया है। गैर बैंक यानी बैंकों के अलावा, जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह है, NBFC हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनको टर्म मनी मार्केट सेगमेंट में, टर्म मनी मार्केट मियादी बाजार जो होता है उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अब तक केवल बैंक और एकल प्राथमिक व्यापारी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर को ही इसमें अनुमति थी, लेकिन अब इसमें गैर बैंकिंग दूसरी संस्थाएं उनको भी भाग लेने की अनुमति है। और मियादी मुद्रा बाजार में जो एकल प्राथमिक व्यापारी हैं उनकी उधार सीमा को भी बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा हम पश्चिमी एशिया से उत्पन्न बदलती स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और ऐसी नीतियां लागू करेंगे जिनमें अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाए। नज़र रखी हुई है, ज़रूरत होगी तो समय पर अनुकूल बदलाव किया जाएगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। आपने हमारे वीडियो को देखा, बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने में हमारी
मदद करें, अपने मित्रों को, संबंधियों को, जो भी दूर दराज आपके जानकार हैं उनको भेजिए। सब्सक्राइब्स बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।